नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में। दरअसल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आज राहुल गांधी ने एक घंटे करीब 22 मिनट या 11 मिनट का एक वीडियो जारी किया। एक उन्होंने कह सकते हैं कि डेमो किया है, जिसमें बताया गया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है और मामला है कर्नाटक का। चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में। आज हम बिहार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी के साथी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी इसी तरह का एक वीडियो जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया। इसी पर हम बात कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी पहले बॉल खेल गए? क्योंकि बिहार के चुनाव तो अभी होने हैं। वो जिक्र कर रहे हैं कर्नाटक का और वो कह रहा है कि बहुत लंबी मेहनत की, बहुत लंबी रिसर्च की, उसके बाद वो उस नतीजे पर आए कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। दरअसल सारा मामला इस बात पर है कि सत्ता से 10 साल की दूरी पर हैं राहुल गांधी। 2014 के बाद से कांग्रेस या यूपीए या अब का इंडी गठबंधन सरकार में नहीं आ पाया है। उसको लेकर ये बेचैनी है और उसी को लेकर तमाम तरह के आरोप है कि आयोग भाजपा से मिला हुआ है, ईवीएम मशीन में घोटाला हो रहा है, वोटर चोरी हो रहे हैं। ये बताता है कि सत्ता में आने की जल्दी है। मैं अंतिम बात इसमें जोड़ूंगा कि आज़ादी के बाद विपक्ष ने 50 साल सत्ता में आने की प्रतीक्षा की। राहुल गांधी 10 साल में क्यों इतना हड़बड़ा रहे हैं, इतने अधीर हो रहे हैं? इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जो मतदाता सूची बिहार में चुनाव आयोग ने जारी की है, वो जारी की है कि इसमें लोग दावे आपत्तियां जता सके और उसके आधार पर सुधार हो सके। बीएलओ की जो टीम होती है उसमें राजनीतिक दल के भी कार्यकर्ता शामिल होते हैं। अगर कहीं कोई बीएलओ, चुनाव आयोग का कर्मचारी अधिकारी, कोई ऐसे नाम काट रहा है जो गलत है या ऐसे नाम जोड़ रहा है जो गैर जरूरी है, तो उनके साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होते हैं। वो कह सकते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, इसको सुधारिए। अभी तो 1 महीने का वक्त है। 1 सितंबर को बिहार की जो सूची है वो दावे आपत्ति के लिए जारी कर दी चुनाव आयोग ने। उस पर तेजस्वी कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है। राहुल गांधी पिछला इलेक्शन कर्नाटक का लेके कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी ये सब कुछ हुआ, क्या हिमाचल में नहीं हुआ जहां कांग्रेस की सरकार है? हम तेलंगाना की बात करें, क्या वहां नहीं हुआ ये सब जहां कांग्रेस की सरकार है? तो कह सकते हैं कि ये जो जल्दबाजी है सत्ता में आने की, वो कहीं ना कहीं गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है। इसी पर बात करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड है, तो राहुल गांधी इस मुद्दे को लपक कर कहते हैं कि आई एम वेरी ग्लैड। सिर्फ इस बात को भारत के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जानते, बाकी पूरी दुनिया जानती है कि भारत की इकोनॉमी मर चुकी है। वो ये भी कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र भी मर चुका है। वो ये भी कहते हैं कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट है। उनकी बहन और पहली बार के सांसद प्रियंका गांधी कहती है कि सच्चे भारतीय कौन होंगे, क्या कोई जज तय करेगा? जब जज साहब ने एक टिप्पणी की कि कोई सच्चा भारतीय ऐसा सवाल नहीं कर सकता जो राहुल गांधी ने किया है। तो बहुत सारी बातें इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि राहुल गांधी बॉल आने के पहले खेल गए या फिर बॉल निकलने के बाद खेल रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई दिल्ली से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी हैं। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जयपुर से सामाजिक कार्यकर्ता फोन लाइन पर जुड़े हैं सूरज सोनी जी। सूरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत शर्मा साहब आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला है, 1-1.25 घंटे राहुल गांधी ने डेमो किया, उनकी टीम ने बहुत लंबी रिसर्च की, बहुत मेहनत की और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। हम सब मध्य प्रदेश के हैं। 1993 में जब कांग्रेस की सरकार बनी मध्य प्रदेश में और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बने, तब दिग्विजय सिंह जी बोला करते थे कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट से जीते जाते हैं और उसमें कई तरह के मैनेजमेंट थे। तब कांग्रेस के, भाजपा के जो लीडर थे विक्रम वर्मा, सुंदरलाल पटवा जी, वो कहा करते थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ होती है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने आरोप नहीं लगाए, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया, वो खुद सक्रिय हुए और बूथवार, वार्डवार, विधानसभावार उन्होंने मतदाताओं की सूची की निगरानी की और गलत और सही नाम जोड़ने और कटने पर ध्यान दिया। बेहतर होता कि
राहुल गांधी और उनकी टीम इस पर काम करती बजाय आरोप लगाने के। अभी भी वक्त है, आरोप लगा चुके हैं, अब वो काम करें ताकि बिहार में वो मतदाता चोरी कराने से बच सके। मुझे लगता है, आपकी राय? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जो अभी आरोप उन्होंने लगाए हैं, ये आरोप ही लगाए। उन्होंने इससे पहले कहा था कि उनके पास सबूत है, तो उन्होंने केवल आरोप लगाए और वो लिस्ट दिखाई, और लिस्ट दिखा करके अपने कार्यकर्ताओं को कहा। यह जैसा कि आपने खुद भी कहा कि जब भी लिस्टों की सूची की सत्यापन होता है, उसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होते हैं। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी थे, तेजस्वी यादव जी की पार्टी के भी प्रतिनिधि थे, और जो नाम हटाए गए हैं उनमें कितने ही नाम 2 स्थानों पर थे तो एक स्थान से उनका नाम हटाया। कई नाम ऐसे हैं जिसमें फोटो मैच नहीं कर रहा है। कुछ नाम ऐसे हैं पता तो लिखा हुआ है, वो उस नाम का मकान या उस नंबर का मकान ही नहीं है। तो इस तरह की जो बातें सामने आई हैं, उस आधार पर कुछ नाम कटे हैं। लेकिन ये जो लिस्ट है वो फाइनल नहीं बनी हुई है। जिन लोगों के भी नाम काटे गए हैं और राजनीतिक दलों को वो सूची दी गई है और उनसे कहा गया है कि उन पर सुझाव और आपत्तियां करें। इस पर 1 सितंबर तक की उसकी डेट है। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि अगर किसी का गलत नाम कट गया, हो सकता है किसी का गलत नाम कट गया हो, किसी का अगर गलत नाम कट गया है तो वो अपनी उसमें आपत्ति लगा दे और जो प्रमाण उसमें संदिग्ध माने गए हैं उसका सत्यापन कर दे, तो उनका नाम बराबर जुड़ जाएगा। लेकिन मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी की पूरी वो जो कम्युनिस्ट पॉलिसी है उस पर काम कर रही। अगर आप देखेंगे, रूस में जब क्रांति हुई, जिसको तथाकथित क्रांति कहते हैं जी, तो जिस तरीके से अभी कांग्रेस काम कर रही है, बिल्कुल ये जो अंदाज है वो बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी का अंदाज है। वो हर मामले में शासक को घेरता था, जार को घेरता था। कहीं अगर मान लीजिए खेती खराब हो गई तो उसके लिए भी वो जार को दोषी बताता था। वो जार से संबंधित जितने मंत्री और जितने मंत्रालय थे उन सब पर प्रश्न खड़े किए और एक अविश्वास पैदा किया, जिसके वजह से जनता उठ के खड़ी हुई। बिल्कुल उसी पैटर्न पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ संवैधानिक संस्थाओं के लिए तो कहीं ना कहीं एक कदम छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र के हित में काम कर रही हैं। और जहां कांग्रेस के लोग उसमें थे, उस पर भी अगर आरोप लगाएंगे तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ों पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। हाँ, अब तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, अधिकृत नेता प्रतिपक्ष है और जिम्मेदार और संवैधानिक पद है। मुझे लगता है कि जो आपने कहा वो अपनी जगह, लेकिन राजनीति सबको करनी चाहिए। प्रोपेगेंडा देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मैंने बीच अंत में एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ट्रंप अगर कहते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति मर गई है तो राहुल गांधी इसको लेकर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि वो देश के विरुद्ध जा रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि भारत ने चीनी सैनिकों को पीटा है तो वो उसमें सवाल करते हैं कि हमारे कितने सैनिक पिटे। वो ये सवाल करते हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया। इसी पर कोर्ट ने कहा कि वो सच्चे भारतीय नहीं लगते, क्योंकि सच्चा भारतीय इस तरह के सवाल नहीं करता। लेकिन वो अमेरिका में जाकर कहते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है तो अमेरिका उस लोकतंत्र को बचाने में मदद करे। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता तो पाकिस्तान तक चले गए थे कि वो भारत में भाजपा या मोदी की सरकार को हटाने में उनकी मदद करे। तो ये बहुत सारी बातें जो बताती है कि प्रोपेगेंडा करना, ये अगर प्रतिपक्ष करेगा या इस रास्ते पर जाएगा तो बहुत जल्दी ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है और उनकी अपनी पार्टी और उनकी खुद की छवि के लिए भी खतरा है। नागेंद्र जी, आपकी राय? ये जो मामला है वोटर लिस्ट का कि मतदाता चोरी होगा, चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिल गया है, कोर्ट अदालतें भी भाजपा से मिली हुई हैं, ये सब चीज़ें क्या दिखाती? क्या देश को अराजकता की तरफ ले जाने का एक सोचा समझा प्लान है, कोई साजिश है? आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, राजनीतिक दल एक नैरेटिव सेट करते हैं जिससे वो जनता को जोड़ते हैं और उस आधार पे अपने लिए समर्थन जुटाते हैं। यहाँ स्थिति ये है कि कांग्रेस और एनडीए के कुछ और राजनीतिक जो दल हैं जुड़े हुए, वो जो आरोप लगाते हैं, वो जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाएं। संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाना इसलिए आसान रहता है क्योंकि संवैधानिक संस्था राजनीतिक दल नहीं होता जो किसी आरोप का प्रत्यारोप करे या उसका जवाब दे। इनकी एक सीमाएं होती है और इनका एक तरीका होता है कि जब तक इन पे आरोप लगाने के बाद ये उसका बामुश्किल जवाब देते हैं, जब तक आप लिखित में, इनके अलग अलग तरीके होते हैं कि आप लिखित में कुछ शिकायत ना करें और कुछ
इसीलिए आप देखिए कि सुप्रीम कोर्टों पे, हाई कोर्ट पे, सीबीआई पे, ईडी पे और चुनाव आयोग पे इस तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। उन्हें पता है कि इनकी एक अलग प्रक्रिया है कि उसका जवाब देंगे। जहां तक चुनाव और इससे जुड़ी बात है, वोटर लिस्ट और जो उसकी बातें आप कर रहे हैं, आप एक चीज देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वोटर लिस्टों में गड़बड़ियां होती है। हर राज्य की वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि ये सिस्टम की लूपहोल है। हमें इसे इस तरह समझना होगा कि राज्य के चुनाव आयोग हैं, उनके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं होते हैं। चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन के लिए उन्हें अलग अलग विभागों से कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी वो जुटाने होते हैं कर्मचारियों को, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, नगर निगम हो, और कई तरह की नगर पालिकाएं और कई तरह के विभागों से वो लिए जाते हैं और एक टाइम बाउंड पीरियड के लिए लेते हैं और उसमें वो अपना कार्य करते हैं। ऐसे में आज राहुल गांधी ने जो कर्नाटक को लेके जो आरोप लगाए हैं लिस्ट को लेके, उससे तो एक बात और साबित होती है, पता नहीं वो आरोप तो सही है या नहीं है, लेकिन उससे ये बात तो पुख्ता होती है ना कि मतदाता सूचियों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो एसआईआर जो किया जा रहा है, एसआईआर बिल्कुल ठीक है। एसआईआर भी तो यही है कि मतदाता सूचियों की त्रुटियां और गड़बड़ियां हैं वो दूर हो और वो पारदर्शी तरीके से सही तरीका सा हो कि किसी आदमी के 2 जगह वोट बने हुए हैं क्या, किसी का नाम कट नहीं पाया है क्या, जिसका वोट स्थानांतरित हो गया है, जो लोग मर गए हैं, मृत पाए गए हैं, उनके नाम सूची से हटने चाहिए, क्योंकि ऐसे अनावश्यक नाम है जो सूची में, उससे वोटिंग परसेंटेज भी गिरा हुआ नजर आता है जब मतदान प्रतिशत निकाला जाता है। एक बात। दूसरी बात आप ये देखिए कि क्या आज के मामले में कर्नाटक के बात की हम बात करें तो कर्नाटक के चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि राहुल गांधी इसमें ओथ के साथ शिकायत करें, और उसकी प्रक्रिया ये कि ओथ में शिकायत करने के बाद अगर वो झूठी पाई जाती है तो वो बीएनएस का एक धारा है जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या राहुल गांधी लिखित में ओथ के साथ अपनी शिकायत देंगे? एक बात। दूसरी बात, उनके सहयोगी दल अगर आरजेडी और तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए ना, तेजस्वी यादव जी के खुद 2 जगह वोट पाए गए, और वोट अपने आप तो बनता नहीं कि अगर चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है वो किसी के भी वोट कितनी भी बना दे। वोट बनाने के लिए आपको स्वयं आवेदन करना होता है, लिखित में सिग्नेचर करने होते हैं, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होते हैं आपको करने के लिए। तो ऐसे में जो पूरी की पूरी बात है, ये नैरेटिव गढ़ने की बात है, और उसमें सबसे आसान तरीका है कि आप संवैधानिक संस्थाओं को उससे जोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं शक तो लोगों में पैदा हो रहा है। आप देखिए कि आज जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वोट चोरी, वोट चोरी जैसा आपने देखिए कि जायज है, वोट चोरी के शब्द को हम अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, वोट चोरी जैसा कब कहा जा सकता है क्या? आप देखिए। और एसआईआर की जरूरत हर जगह है। हाँ, ये जरूर हो सकता था। मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा कि जिस तरह बिहार में एसआईआर थोड़े टाइम पे कर लिया गया, इसके लिए कुछ समय बढ़ाया जाता ताकि थोड़ी ये जो अफरा तफरी की स्थिति लगती है ये नहीं लगती, पर्याप्त टाइम के साथ दिया जाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल ये जो मामला वोट चोरी शब्द का है, ये वैसे ही शब्द हैं जो जनता के भीतर ये बात पैदा करें कि सरकार और चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। ये गड़बड़ी हो सकती है, एक तो गड़बड़ी हो सकती है और एक गड़बड़ी कराई जा सकती है, दोनों में फ़र्क है। यहाँ आरोप लग रहा है कि गड़बड़ी कराई जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर ऐसे भी देख सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग मिला हुआ है। जज साहब कह रहे हैं कि आप सच्चे भारतीय नहीं हैं। अब जज साहब सच्चे भारतीय कह रहे नहीं है, ये कह रहे हैं। इस पर प्रियंका जी बोलती कि उनको ये हक नहीं कि वो तय करें कि कौन सच्चा भारतीय है, लेकिन वोट चोरी हो रहे हैं ये कहने का हक किसी को भी है। सबूत दीजिए, जैसे आयोग ने कहा कि आप सबूत पेश करें, शपथ पत्र दें, फिर इसकी हम जांच करेंगे। खाली राजनीति करने के लिए ये मुद्दा नहीं है, राजनीति करने के लिए 100 मुद्दे हैं। आप आर्थिक स्थिति पर, सेना पर, सीमा पर, सामरिक महत्व के मुद्दों पर अगर राजनीति करेंगे तो फिर अदालतें और जनता कहेंगे कि आप सच्चे भारतीय नहीं हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो अभी आगे तक जाएंगे। हमारे साथ सूरज सोनी जी जुड़े हुए हैं। सूरज जी, मामला इस बात का है कि अगर चुनाव हार जाते हैं तो फिर वोट चोरी हो गए, और चुनाव अगर जीत गए हिमाचल में तो फिर सब ठीक है। चाहे हम बंगाल की बात कर लें, वहाँ ममता जी के लिए सब ठीक है, हिमाचल में कांग्रेस के लिए सब ठीक है, तेलंगाना में भी सब ठीक है कांग्रेस के लिए, क्योंकि वहाँ सरकार है उनकी। लेकिन मध्य प्रदेश में, लोकसभा में सब गड़बड़ चोरी हो रहा है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, जब गांव में कोई नया बच्चा आता है तो वो ऊंट को एकदम से देख के चित्कार लगाता है कि ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, तो भूत आ गया क्या। लेकिन जो उस गांव में रहते हैं उनके लिए तो वो रोजाना का एक जो है उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है।
तो वैसे ही जो लोग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपने अपने पॉलिटिकल पार्टियों में काम करते हैं, तो उन्हें पता है कि हमेशा हर चुनाव से पहले इन वोटिंग लिस्ट का जो है सर्वे होता है और इनका जो परीक्षण होता है, उसमें ये घर घर जाकर के देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी का नाम कहीं दूसरी जगह जुड़ा है, किसी अन्य क्षेत्र में जुड़ा है, तो उसको वहां से काट दिया जाता है, उसका सबूत मिल जाता है। तो या वो घर पे भी नहीं है, या कई जगह ये होता है कि दो दो तीन तीन जगह नाम लिखाए होते हैं, या कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार उनका नाम काटा जाता है। तो ये जो मतदान सूचियों का परीक्षण होता है, ये तो मैं 20 वर्षों से देख रहा हूँ। जब वोटिंग बैलेट पेपर्स होती थी, उस समय भी घर घर जाकर के और जो मतदान दलों के जो लोग है, बीएलओ है, वो ये चेक करते थे। और अब तो हर वार्ड में एक दो बीएलओ बने हुए हैं, पूरे भारत में बने हुए हैं। तो ये नियमित एक प्रक्रिया का हिस्सा है, और इसमें अगर कोई आपत्ति होती है तो आपत्ति दर्ज कराए कि भाई ठीक है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो जुड़ जाता है। और ये नाम कटना जुड़ना, ये तो 20-25 वर्षों से जो लोग चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि ये चीज है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने संभवतया एक ये नैरेटिव फैला करके और चर्चा में रहने का एक जो है वो माध्यम जो बनाया है, वो देश के लिए घातक है। 2 मायनों में घातक है। एक तो आप देखिए कि आपको याद होगा 2012-13 की घटना, जनरल वीके सिंह जनरल हुआ करते थे, थल सेनाध्यक्ष थे। उस समय सेना की जो नियमित एक्सरसाइज होती है, द्विवर्षीय, चतुर्वर्षीय, तृतीय वर्षीय और साल में जो होती है एक्सरसाइज होती है, उसके लिए आर्मी का मूवमेंट चल रहा था, और वो लुधियाना से कश्मीर की ओर चल रहा था। और इन श्रीमान जी ने कहीं से गाड़ियां देख ली और एकदम हंगामा कर दिया कि आर्मी दिल्ली की ओर बढ़ रही है, मानेसर में गाड़ियां क्यों आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो है वो सरकार को हटाने के लिए, आर्मी पर पलट करने के लिए आ रही है जी। तो इस तरह की बातें आपने सुनी भी होगी, और जो हमारे साथी बैठे पैनलिस्ट थे उनकी भी जानकारी में आया होगा ये। तो इस तरह का हंगामा मतलब उस समय सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह हुआ करते थे। जी जी, तो ये इनकी फितरत में ही रहा है। ऐसे ही आज देखिए, कुछ है नहीं, उससे पहले सोच रहा हुआ करके और चर्चा में रह जाए। और विपक्षी दल है, उनको भी नुकसान होता है इससे, क्योंकि वो कोई मुद्दे उठाना चाहते हैं और राहुल गांधी ऐसा कोई मुद्दा ला करके कुछ चर्चा में आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ नेता चल रहे हैं आजकल, जो रियल में नेता नहीं है, रियल नेता है। दूसरा भी आपने देखा कि लोकसभा चली, संसद चली देश की, उसमें हमारा कितना पैसा लगता है, और वो इसलिए होती है कि अपने अपने क्षेत्र के जो सांसद है वो क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे, मुखरता से उठाएंगे, वहाँ कोई समस्या होगी उसका समाधान होगा, कुछ विकास कार्य होते हैं उनके बारे में पर्सन पूछते हैं, जब वो पर्सन लगते हैं तो उन समस्याओं का समाधान पर्सन में लग जाता है, मंत्री उनका उत्तर देते हैं, खोजते हैं, जांच पड़ताल होती है। तो ये देश के लिए लाभदायक होता है। कई विधानसभा में भी ऐसा होता है, तो विधायक पर्सन लगाते हैं, उन पर्सनों के द्वारा उन समस्याओं का समाधान अधिकतर हो जाता है, अन्यथा उसको कमेंटमेंट होता है। लेकिन इन्होंने तो एक ही रेट लगा ली कि मोदी कहे कि ट्रम्प झूठा है, मोदी कहे कि ट्रम्प झूठा है। अरे भाई, इससे देश का क्या भला हो रहा है, संसद का क्या भला हो रहा है। मैं लौटता हूँ आपके पास। दरअसल सूरज जी फोकस कर रहे हैं वोटर लिस्ट पर। संसद की कार्रवाई तो हम देख रहे हैं कई बार से, वर्षों से बाधित होती है और उसमें दिक्कतें आती है, लेकिन हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि क्या प्रतिपक्ष सोता जब वोटर लिस्ट बनती है, अगर मतदाता चोरी हो गए हैं तो फिर नेता क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के। शर्मा साहब, इसमें एक बात ये भी है कि दिल्ली में तो सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी सब रह रहे हैं कई दशकों से, जन्म उनका वहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही है। यहाँ कौन से वोटर चोरी हो गए? अगर वोटर चोरी होते तो फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में बोलती ना कि भाई वोटर चोरी हो गए हैं, आप खुद काम कर नहीं पा रहे हैं, सरकार तो अपनी जगह है, जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वोटर चोरी हो रहा है। आप सबसे शर्मनाक स्थिति यह है कि दिल्ली में एक चुनाव से नहीं, पिछले कई चुनाव से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत रही है, वहाँ 0 आ रही है, लोकसभा विधानसभा। तो हम अपनी कमी चुनाव आयोग पर, षड्यंत्रों पर ढोलकर लोकतंत्र को खराब कर रहे हैं, बल्कि जरूरत खुद को सुधारने की है, खुद की कार्यशैली में बदलाव की है। आप ग्राउंड जीरो पर काम नहीं कर रहे हैं, आप हवाई काम कर रहे हैं। जैसा एक चीज़ में थोड़ा सा मेरा वक्तव्य लंबा हो रहा है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि राजनीति 24/7 है। देश के सारे प्रधानमंत्री, नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक 24/7 काम करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी 24 मिनट भी काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि बेहतर हो कि ये कोई और काम करे,
ये किसी और ने नहीं कहा, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड जीरो पर काम करें। ये 24 मिनट में सत्ता पाने की और सत्ता से हटाने की कोशिश है, भारत में तो काम नहीं कर पाएंगे। आपकी राय? देखिए, स्वाभाविक रूप से बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे कि मार्क्स ने एक बात कही है कि यदि आपका सत्य कमजोर हो तो आप तथ्य पर जोर दीजिए, और सत्य भी कमजोर है, तथ्य भी कमजोर है तो तर्क पर जोर दीजिए, और अगर सत्य भी कमजोर है, तथ्य भी कमजोर है, तर्क भी कमजोर है तो इतनी धुंध फैला दीजिए कि किसी को कुछ साफ ना दिखे। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस वो धुंध फैलाने की राजनीति पर इस समय लगी हुई है। मोटे तौर पर आप ये जो आज उन्होंने कहा है, पिछले कई वर्षों से चुनाव आयोग पर वो जितने भी आरोप लगा रहे हैं उसको जाकर के उन्होंने, चुनाव आयोग ने कई वक्त उनको बुलाया और वहां वो नहीं गए हैं। वो केवल मीडिया ही मीडिया में बातचीत करते हैं और सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। अब आज जो इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और बताया, जो भी कुछ कहा, तो अब सुझाव और आपत्तियों में हो सकता है इसमें से कुछ मतदाता जिनकी आपत्ति हो वो ठीक हो जाए और कुछ मतदाता वापस आ जाएं। तो वो उस वक्त ये कहेंगे कि हमने चूंकि कहा था और ये सारे हटा दिए गए थे जानबूझ करके, तो अब ये हमारे कारण ये सारे मतदाता दोबारा बन रहे हैं। तो वो लगातार वो इस तरह की उसमें राजनीति करते हैं। अभी जब वो आरोप लगा रहे थे तब भी उनको चुनाव आयोग ने कहा था कि आप हमारे पास लेकर के आइए, हमसे बताइए। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी धुंध फैलाने वाली राजनीति है। अब जो संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास पैदा करने की राजनीति है। इस पर कहीं ना कहीं उनको खुद भी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, व्यक्ति को अगर प्रगति करना है तो दूसरे पर कीचड़ डालने से पहले अपने पैरों में वो ताकत पैदा करना चाहिए, अपने पराक्रम पर, अपने पुरुषार्थ पर और अपने मुद्दों पर। आखिर क्या कारण है ऐसा है? एक समय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक राज्य में कांग्रेस थी। अब वो गिने चुने 2-4 में बची हुई है। दिल्ली में जैसे आपने कहा कि उनकी 0 सीटें आ रही हैं, उसके बाद भी वो इस बात पर विचार नहीं कर रहे कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, किसके कारण है वो जनता से नीचे चले जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वो केवल और केवल नकारात्मक राजनीति करना, और हमारा अगर मुंह साफ नहीं है तो दूसरे का मुंह भी साफ ना रहे, वो इस राजनीति, इस लाइन पर वो लोग काम कर रहे हैं। चेहरा साफ करने के बजाय वो कांच को साफ करने में लगे। मैं इस पर जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो सारा मामला है, हम सबको याद था कि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तब सलमान खुर्शीद जैसे बड़े लीडर ने कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, देश में अराजकता पैदा करके तख्ता पलट की कोशिश है। ये मंतव्य कांग्रेस के नेताओं, कई नेताओं का है जो पाकिस्तान से, अमेरिका से, इंग्लैंड से मदद मांग रहे हैं, और उसी का मुझे लगता है कि हिस्सा है कि सारी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करो, उनको संदेह में लेकर आओ, और ताकि लोगों का विश्वास खत्म हो और फिर लोग सड़क पर आकर, एक बार सोनिया जी ने भी कहा था कि अब सड़क पर निकलकर आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये वो सारी बातें हैं जो कभी कभी निकल कर आती हैं कि प्रतिपक्ष या कांग्रेस चाहती क्या देश के भीतर, और ये उसी का हिस्सा है कि चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े करो ताकि लोग चुनाव पर भरोसा ना करें और फिर देश में हिंसा हो। आपकी बहुत छोटी सी राय नागेंद्र जी। देखिए राघवेंद्र जी, राजनीतिक दल, अगर सत्ता में, कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहता है तो उसका सीधा और पुख्ता तरीका होता है कि वो जनहित के मुद्दे और जन समस्याओं को उठाए। उसके इतर कांग्रेस अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करके उन्हें ही मुद्दा बनाना चाहती है। तो ये कांग्रेस की अपनी समझ है। आप देखिए ना, कुछ समय पहले तक तो ईवीएम पे सवाल उठाए जाते थे, अब ईवीएम वाली बात कहीं गोल हो गई है। अब नया सवाल आ गया है कि भाई मतदाता ही झूठे जोड़े जा रहे हैं या फर्जी वोट जबरदस्ती जोड़े जा रहे हैं और उन फर्जी वोटों से वोटिंग कराई जा रही है। कैसे आप ये सिद्ध करेंगे कि किसी व्यक्ति ने वोट कहाँ डाला? ये तो बहुत गोपनीय होता है, उन्हें पता है कि गोपनीयता है, ये कभी उजागर नहीं होगी किसी व्यक्ति ने कहाँ वोट डाला है। और मैं 2 लाइन की आखिरी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आप क्रिकेट प्रेमी है, तो अगर कोई व्यक्ति कैच आउट होता है तो वो ये जरूर झूठ बोल सकता है कि मैं छक्का मार रहा था जी, वो बाउंड्री पे खड़ा खिलाड़ी बहुत लंबा था, उसने मेरा कैच लग दिया। बिटवीन द विकेट अगर रन आउट होता है तो कहता है कॉल गलत थी। लेकिन हिट विकेट के मामले में कोई व्यक्ति कैसे कहेगा कि इसके लिए भी दोष किसी दूसरे पे? कांग्रेस और सहयोगी दल हिट विकेट हो रहे हैं मुद्दों को लेकर। बिल्कुल हिट विकेट की स्थिति है। और क्रिकेट के साथ साथ हॉकी और फुटबॉल की भाषा में कहते तो सेल्फ गोल मार रहे हैं। लेकिन सूरज जी, समय खत्म हो रहा है, सिर्फ इतना आपसे जानना चाहते हैं कि अगर वोटर चोरी हो रहे हैं तो प्रतिपक्ष क्या कर रहा है? सो रहा है? आप खुद जाग नहीं रहे हैं और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ की, लेकिन वो तब रुकती है जब प्रतिपक्ष सजग होता है। वो सजग नहीं है, अपने घर की सुरक्षा आयोग से कराना चाहता है। इस पर आपकी बहुत 2-3 वाक्यों में टिप्पणी। देखिए, वो
लगातार कह रहे थे कि मेरे पास एटम बम है, एटम बम फोड़ूंगा और चुनाव आयोग खुश हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन अब तो लग रहा है कि वो खुद ही बम ही फूस हो गया उनका, और ऐसा लग रहा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, लेकिन चूहा भी निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। और लगातार जो उनकी बातें थी वो झूठी साबित हुई है, जैसे पहले भी सारी बातें उनकी निर्मल साबित हुई है। तो ये ग्राउंड पे काम करना चाहिए, अपनी गंभीरता को खत्म कर रहे हैं वो। और एक नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो काफी गंभीर और अच्छे राजनीति की होती है, उसको प्राप्त करें, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। कह सकते हैं कि सियासत में सब कुछ करिए आप, लेकिन देश के खिलाफ मत जाइए। अगर सत्ता पाने के लिए आप देश के खिलाफ जा रहे हैं तो सत्ता तो मिलेगी नहीं, देश भी आप पे भरोसा खो देगा। ये एक बड़ा संकट होगा। मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष को और सरकार दोनों को इस बात की जरूरत है कि वो जनता का भरोसा बना रखे और जनता का भरोसा उनमें बना रहे, ये इस बात की दरकार है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। रमेश शर्मा साहब, आपका बहुत साधुवाद। नागेंद्र जी, आपका धन्यवाद। और सूरज सोनी जी, आपका बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंदे हमारे साथ, तो देखते रहिए IND 24।